नमस्कार। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को लेकर भारत में बहस छिड़ी है। जब से यह सूचकांक जारी हुआ है तब से भारत में इस बात को लेकर के विवाद हो रहा है कि क्यों भारत का स्थान लगातार उसमें गिरता जा रहा है। इस पर बहस इतनी बढ़ी है कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बयान जारी करके इस हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को खारिज किया है। और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताया है और जिन संस्थाओं ने इसको तैयार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सोचें, इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां है। 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर है। पिछले साल यानी 2021 में 116 देशों की सूची थी जिसमें भारत 101वें स्थान पर था और उसके पहले साल यानी 2020 में 94वें स्थान पर था। तो अगर 3 साल से देखें, पिछले 2-3 साल से, तो हर साल 6-7 अंक की गिरावट की एक किस्म की निरंतरता इसमें दिख रही है। अब जिन संस्थाओं ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो संस्थाएं हर साल तैयार करती हैं और 120-21 देश इस साल शामिल हुए हैं और किसी और देश की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं हो रही है, न इस तरह से इस रिपोर्ट को क्वेश्चन किया जा रहा है जैसा भारत में किया जा रहा है। अब भारत में क्यों किया जा रहा है, किस आधार पर किया जा रहा है और उसका क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने से पहले 2-1 आंकड़े जान लेना जरूरी है जिससे हकीकत जाहिर होती है। जो भारत का आंकड़ा है, ये अगर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 की बात करें, आज से 4 साल पुरानी रिपोर्ट है, अभी नई रिपोर्ट आई नहीं है। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 19.5 करोड़ लोग कुपोषित हैं या भूख के शिकार हैं। पूरी दुनिया में ऐसे लोगों का आंकड़ा करीब 82 करोड़ है। उस 82 करोड़ में से 19.5 करोड़ लोग भारत में हैं। यानी टोटल जो ग्लोबल हंगर पॉपुलेशन है उसका 24% भारत में है। और ये भारत का जो ग्लोबल आंकड़ा है और एशिया का आंकड़ा है उसके मुकाबले 15% ज्यादा है भारत का आंकड़ा। ये 2018 की रिपोर्ट है। और एक जो नेशनल हेल्थ सर्वे है, भारत सरकार का नेशनल हेल्थ सर्वे जो होता है, उसकी 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन 19 करोड़ लोग रात का खाना खाए बगैर सोते हैं। यानी 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक टाइम का, एक समय का भोजन नसीब नहीं होता है। ये हकीकत के आंकड़े हैं, ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं या भारत में जो सर्वे हुए हैं उनके आंकड़े हैं। अब इसके बावजूद अगर किसी ग्लोबल एजेंसी ने कह दिया कि हमारे यहां कुपोषण है या हमारे यहां भूखे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, तो हम क्यों नाराज हो रहे हैं? उन्होंने भी उसी आधार पर कहा है जो ये आंकड़े हैं, ऐसे ही पैमानों पर, ऐसे ही मानकों पर उन दोनों संस्थाओं ने भी कहा है। जो एक संस्था जर्मनी की है और दूसरी आयरलैंड की है, उन दोनों ने भी इन्हीं मानकों का इस्तेमाल किया है और इन्हीं मानकों के आधार पर 2000 में भारत को 100 में से 38.8 अंक मिले थे, जो इस साल घट के 29.1 अंक पर आ गया है। भारत को 100 में से सिर्फ 29.1 अंक मिले हैं। वो इन्हीं पैमानों पर हैं, उन्हीं मानकों पर हैं जिन मानकों पर भारत में हेल्थ के सर्वे होते हैं या कुपोषण के सर्वे होते हैं। इन दोनों ग्लोबल एजेंसियों की जो रिपोर्ट है और जो इनका हंगर इंडेक्स है उसके मुताबिक भारत में 19.3% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम है। ये पूरी दुनिया की जो संख्या है उसका 19.3% अकेले भारत में है और ये किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ये औसत ज्यादा है। तो अब सोचे, ये अगर किसी वैज्ञानिक तरीके से या किसी वैज्ञानिक आंकड़े के आधार पर या वैज्ञानिक पैमाने के आधार पर तय किया गया है, तो उसको सिर्फ ये कह के खारिज कर देना कि ये संस्थाएं बदनाम कर रही हैं या इन संस्थाओं ने सही मानकों का इस्तेमाल नहीं किया है, इस बात को कितना सही माना जा सकता है? भारत सरकार की तरफ से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसका खंडन किया है, इस रिपोर्ट को खारिज किया है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने, और उसने एक बयान जारी किया है जिसमें बड़ी दिलचस्प बातें कही गई हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 बातें कही हैं जो बहुत दिलचस्प है। एक तीसरी बात भी कही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो दिलचस्पी वाली बात है वो ये है कि मंत्रालय ने कहा है कि 4 में से तो जो 4 मानक इस्तेमाल किए गए हैं उनमें से 3 मानक ऐसे हैं जो बच्चों से जुड़े हैं। तो अगर बच्चों का कुपोषण ही ज्यादा दिखता है पूरी दुनिया में, हर चीज का आकलन जब पूरी आबादी को लेकर के किया जाता है और भारत में तो बच्चे और किशोरों की संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा बड़ी है,
तो उसके पैमानों का, अगर उसके मानकों का इस्तेमाल किया गया है तो इसका कैसे विरोध हो सकता है। और जो दूसरी दिलचस्प बात है वो मंत्रालय ने यह कही है कि भारत को निरंतर बदनाम करने की साजिश के तहत या निरंतर बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें यह बताया गया है कि भूख के सूचकांक में भारत 107वें स्थान पर है। अब यह जो मंत्रालय का बयान है वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार के और दूसरे मंत्री, सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों की ओर से दिए जाने वाले बयानों का खंडन है, उनका विरोधी बयान है। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी ही बार कहा है और इस देश में हर अपनी सभा में उन्होंने ये बात कही है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की बात ज्यादा गंभीरता से सुनी जाने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि दुनिया में अब कोई भी बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किए बगैर नहीं किया जाता है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी हैसियत है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो दो देशों का युद्ध रुकवा दे या उससे बात किए बगैर दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है, उस देश को बदनाम करने की साजिश कैसे हो सकती है कहीं भी। इन दोनों में से कोई एक ही बात तो सही होगी, या तो देश का सम्मान बढ़ा है, देश की बात सुनी जा रही है, या फिर देश को बदनाम किया जा रहा है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो यह मंत्रालय का कंट्राडिक्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय के बयान का। एक और जो दिलचस्प बात मंत्रालय ने कही है वो ये कहा है कि जिन 4 मानकों का इस्तेमाल किया गया है उसमें से एक मानक यह है कि 3000 लोगों का एक सैंपल सर्वे किया गया और उस आधार पर यह भूखमरी का इंडेक्स बनाया भारत। अब ये विडंबना देखिए कि 3000 के सैंपल सर्वे पर सरकार को आपत्ति है। अभी पिछले दिनों एक दुनिया के नेताओं की लोकप्रियता का एक इंडेक्स आया था, वो हर साल में 2 बार आता है और पिछले कई सालों से हर उस सर्वे में, उस सूचकांक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नंबर पर रहते हैं। वे हर साल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने जाते हैं। अमेरिका की एक संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट, वो सर्वे करके और यह रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70 से 75% लोगों का अप्रूवल होता है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 70 से 75% की होती है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने जाते हैं। वह जो सर्वे करती है जो कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट, वह जो सर्वे करती है वो सिर्फ 2126 लोगों का सैंपल सर्वे था। उसका सैंपल साइज सिर्फ 2126 लोगों का था। जब 2100 लोगों के सैंपल सर्वे पर एक रिपोर्ट आती है, एक इंडेक्स तैयार होता है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को सबसे लोकप्रिय नेता बताया जाता है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट को इस देश के हर मंत्री ट्वीट करते हैं, हर बड़े नेता सत्तारूढ़ दल के ट्वीट करते हैं और इस बात का मीडिया में प्रचार किया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो उस आधार पर अगर 3000 लोगों का सर्वे करके एक इंडेक्स तैयार हुआ है तो उसकी आलोचना कैसे हो सकती है। अगर हम 2100 के सर्वे वाली रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं तो 3000 के सर्वे वाले रिपोर्ट को भी हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अभी पिछले दिनों, अब तो खैर बंद हो गया, लेकिन थोड़े दिन पहले तक जब जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार होती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट, उसका जो सर्वे आया था, उसकी जो रैंकिंग बनी थी, उसमें भारत की रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ। भारत में जो कानून समाप्त किए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद, जो पुराने कानूनों को समाप्त किया गया या जो नए कानून बने, उनसे कारोबार में आसानी हुई, भारत में कारोबार की सुगमता बढ़ी। तो अचानक 130-32 पर जो भारत का होती थी रैंकिंग, वो सुधर के 64 हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद इस रिपोर्ट को ट्वीट किया कि भारत की रैंकिंग इतनी सुधर गई। हालांकि बाद में पता चला कि जो एजेंसी वर्ल्ड बैंक की तरफ से काम करती थी, उसको पैसे देकर के दुनिया के कई देशों ने इस रैंकिंग को मैनिपुलेट किया। उन्होंने पैसे देकर के अपनी रैंकिंग सुधरवाई और उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया उसको। लेकिन वो रिपोर्ट हमारे यहां आज तक कोट की जाती है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी जो संस्थाएं हैं, जो उसकी मानवाधिकार की संस्थाएं हैं, जो उसकी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता का सर्वे करने वाली और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्थाएं हैं, जब वो संस्थाएं अपनी रिपोर्ट देती हैं और भारत की रैंकिंग कम होती है तो हम उसको खारिज कर देते हैं एक झटके में। भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर के रिपोर्ट आया जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत नीचे हुई। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के रिपोर्ट आया जिसमें भारत का रैंकिंग बहुत नीचे था।
मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर के सूचकांक जारी हुए जिसमें भारत की रैंकिंग बहुत नीचे थी, धार्मिक आज़ादी को लेकर के सूचकांक जारी हुए जिसमें भारत का स्थान बहुत नीचे था। ये बड़ी संस्था जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी संस्थाएं ये रिपोर्ट तैयार करती हैं, या अमेरिका की, यूरोपीय देशों की संस्थाएं इस तरह की रिपोर्ट तैयार करती हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट जो आती हैं, 2-1 रिपोर्ट्स को छोड़ दें तो ज़्यादातर में भारत की रैंकिंग नीचे होती है। लेकिन जिसमें रैंकिंग नीचे होती है उसे एक झटके में हम खारिज कर देते हैं, हमारी सरकार खारिज कर देती है, और जिसमें अच्छी होती है हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। हिंदी में जो एक कहावत है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, अगर हम किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की एक अच्छी रिपोर्ट को हम स्वीकार कर रहे हैं जिसमें हमारी रैंकिंग अच्छी होती है, तो जो खराब है उसको भी उसी ऑब्जेक्टिव तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए। भारत की हकीकत है, यह सच्चाई है कि 19 करोड़ लोग एक समय का खाना खाए बगैर सोने जाते हैं। तो इस सच्चाई से आंख मूंद लेने से यह समस्या नहीं खत्म हो जाएगी। बिल्ली को आते देख कबूतर जिस तरह से आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि खतरा टल गया, ये उस तरह की अप्रोच है। अगर हमारे सामने एक संकट है और दुनिया की एजेंसियां उस संकट के बारे में हमको आगाह कर रही हैं, बता रही हैं, तो हमको खुले मन से उसको स्वीकार करना चाहिए। सवाल उठाने के बावजूद भी हमको उसको स्वीकार करना चाहिए है। किसी भी सच्चाई से, इस तरह की सच्चाई से इनकार अच्छी बात नहीं है। सरकारों की पीआर स्ट्रेटेजी के लिहाज से हो सकता है ये अच्छा हो, लेकिन देश के नागरिकों और देश की सेहत के लिए ये अच्छी बात नहीं है। भारत को इस तरह का ऑब्जेक्टिव, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव आकलन आते हैं, जो रैंकिंग आती है, उनको स्वीकार करना चाहिए है और उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उसको इन आंकड़ों के आधार पर अपनी पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए। आखिरकार इस तरह के आंकड़े और सर्वे सरकार को अपनी नीतियां बनाने में मदद करने के लिए किए जाते हैं। तो इन पर ध्यान देकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए है और इस समस्या को दूर करने के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि भारत की रैंकिंग में सुधार हो। रैंकिंग को खारिज करना कोई समाधान नहीं है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।